हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स धीरे धीरे पास में आ रहे हैं। तो अब इस हफ्ते अगेन हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी घटना चक्र बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्ता एट द स्टेट लेवल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, B. Santhanam Committee, C. Rajasthan State Administrative Reforms Committee, and D. Second Administrative Reforms Commission. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो लोकायुक्ता या लोकपाल की बात करते हैं तो इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है फ्रॉम स्वीडन। तो स्वीडन में ये कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ था इन 1809 एंड इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था ओम्बड्समैन। एंड ओम्बड्समैन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसा ऑफिशियल होगा जो सारे के सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा जो कि विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो वो एक न्यूक्लियर बॉडी की तरह एक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसके जो है उनको रिड्रेस करेगा, उन्हें एड्रेस भी करेगा, साथ ही साथ अकॉर्डिंगली डिसीजन देगा। तो इंडिया ने भी इनकलकेट करना चाहा इसे अपने सिस्टम में एंड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई हमने इसे इनकलकेट किया at the state level at the recommendation of Administrative Reforms Commission of India 1966-1970. So the next question is, Bohra Committee was formed to study A. Police reform, B. Financial reform, C. Nexus of politicians and criminals, and D. Appointment of governors. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। तो वोहरा कमेटी को फॉर्म किया गया था इन द ईयर ऑफ 1993 एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर द बॉम्बिंग्स दैट टुक प्लेस एट बॉम्बे। तो बॉम्बे में 1993 में 12 जगहों पे यानी कि 12 जगहों पे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में बॉम्बिंग्स हुई थी एंड इसी वजह से इस सब की जांच पड़ताल करने के लिए वोहरा कमेटी का गठन किया गया था। एंड इनकी रिपोर्ट में ये चीज डायरेक्टली ले डाउन की गई थी कि ये 12 की 12 बॉम्बिंग्स जो हुई है बॉम्बे में वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि जो पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जो लिंक्स हैं विद द क्रिमिनल्स एंड द क्रिमिनल गैंग्स, इसी वजह से ये 12 बॉम्बिंग्स हुई हैं एंड ये चीज ले डाउन की गई थी वोहरा कमेटी रिपोर्ट के अंडर जो कि 1993 में बनी थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडिया। First, the Chief Election Commissioner and other election commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. Second, the Chief Election Commissioner is entitled to the same salary as is provided to a judge of the Supreme Court. Third, the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except like manner on the like grounds as a judge of a Supreme Court. And fourth, the term of the office of the election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. Which of the statement is or are correct? A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 1 and 4, and D. 2 and 4. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका जो पावर है वो बिल्कुल सेम है बट अनइक्वल सैलरीज मिलती हैं इन दोनों को। तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है कि अगर पावर सेम है तो सैलरीज डिफरेंट क्यों होंगी, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज प्रोवाइडेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है shall not be removed from his office except like the manner on the grounds of a judge of a supreme court, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि जो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर है वो 5 साल है फ्रॉम द डेट ही assumes his office और या 62 ईयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं, यहाँ पे 6 ईयर्स की टर्म रहती है एंड 62 ईयर्स नहीं 65 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है या जो एज है वो दी गई है विच एवर इज अर्लियर। सो हमारे पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while deciding any question relating to the disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of A. Chief Justice of India, B. Election Commission of India, C. Attorney General of India, D. Speaker of the Lok Sabha. So kindly mark your answers, please.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 103, जो डायरेक्टली ये चीज ले डाउन करता है कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो उनको ओपिनियन लेना पड़ेगा प्रायर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली एक स्टैट्यूट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ले डाउन किया गया है अंडर आर्टिकल 103। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, inner party democracy stands for A, a government formed by several parties with a common program, B, party closest to the party or parties forming the government, C, periodical elections within the party to elect the office bearers of the party, D, secrets of the government are shared by the party in power। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीरियोडिक इलेक्शंस विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बेरर्स ऑफ द पार्टी। तो ये क्वेश्चन में ही हमें आंसर डायरेक्टली पता लग रहा था कि इन पार्टी डेमोक्रेसी, के पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी, यानी कि पीरियोडिकली जो हमारे चेयरमैन या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जो है वो इलेक्ट होते हैं, वो इन्हीं प्रकार होते हैं, उसे हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which state communist parties jointly launched Bhuporotam movement? A, Andhra Pradesh, B, Tamil Nadu, C, Karnataka, and D, Kerala. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी भूपोरतम मूवमेंट है, ये कम्युनिस्ट पार्टी, यानी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने लॉन्च किया था ये मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उन्हें लैंड प्रोवाइड की जाए, बोथ एग्रीकल्चर के लिए भी एंड रहने के लिए भी। तो ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका नाम दे रखा था, दैट इज भूपोरतम मूवमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Part 16, that is from Article 330 to 342 of the Indian Constitution deals with A, administrative tribunals, B, all India services, C, finance commission, D, reservation of seats for SC, STs and representation of Anglo-Indian community in the House of the People. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। तो जब हम पार्ट 16 की बात कर रहे हैं तो वो मेंशन कर रही है स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड्स टू स्पेशल कम्युनिटीज, है ना, ठीक है। तो स्पेशल कम्युनिटीज में जो आर्टिकल 330 है वो मेंशन कर रहा है अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड आर्टिकल 331 मेंशन करता है ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। सो जो हमारा आर्टिकल जो 330 टू 342 है या पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो डील करता है विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एसटीज एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन सी है हमारे पास? लोकसभा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया? ए, अरुणा आसिफ अली, बी, अच्युत पटवर्धन, सी, श्रीमान नारायण अग्रवाल एंड डी, हुमायूं कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी 1946 में, क्योंकि ये थे एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट। तो गांधी जी की जितनी भी आप कह सकते हैं आइडियाज हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित होकर उन्होंने गांधी जी की आइडियोलॉजीज के ऊपर ही गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया को लिख दिया था इन द ईयर ऑफ 1946। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज ए, रिक्सटैग, बी, डाइट, सी, कोर्ट्से एंड डी, सिजिम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइट। तो डाइट को हम वैसे इन अदर वर्ड्स इंपीरियल डाइट भी
कहते हैं। एंड जापान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक इन ब्रिटेन एज वेल। तो जापान का जो पार्लियामेंट है उसे इंपीरियल डाइट या डाइट कहते हैं। अगर रिक्सटैग की बात करें तो वो पार्लियामेंट किसका है, दैट इज ऑफ स्वीडन। एंड कोटे की बात करें तो स्पेन के पार्लियामेंट को बोला जाता है कोटे। एंड सीजम की बात करें तो पोलैंड का जो पार्लियामेंट है उसे सीजम कहते हैं। तो द लास्ट क्वेश्चन इज, border security force is responsible for guarding on borders of which countries? A, Pakistan and Nepal. B, Pakistan and Bhutan. C, Pakistan and Bangladesh. And D, Pakistan and China. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज के लिए हमारे पास होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल एंड भूटान की अगर हम बात करें तो वहां पे होती है हमारे पास सीमा सशस्त्र बल, ठीक है। एंड अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के लिए हमारे पास होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के लिए हमारे पास होती है असम राइफल्स। तो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी। तो मिलेंगे ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।